স্কুটারে এবং हाथ में माइक और स्कूटी पर बैठी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और निशाने पर मोदी सरकार है। এই দেশটাকে মোদি সরকার বেচে দিচ্ছে, সমস্ত কিছু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। পুরো দেশটাকে মোদি সরকার আর অমিত বাবু বিক্রি করে দিয়েছেন। महंगे पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ इस अंदाज में विरोध दिखाया। राज्य की सीएम खुद स्कूटी पर पीछे की सीट पर बैठकर अपने सचिवालय पहुंची। उनके गले में महंगाई वाला पोस्टर लटका रहा। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, बंगाल की राजनीति में हलचल मच गई। और इसी सियासी हलचल के बीच एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला बंगाल में आगे लेकर बढ़ी और पहुंची दुर्गापुर। यहाँ सड़कों पर घूमते हुए मनोज्ञा लोईवाल को हर तरफ चुनावी दलों के झंडे, बैनर दिखाई देने लगे। चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन दुर्गापुर में हर पार्टी के पोस्टर बंगाल के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मुद्दे क्या हैं? 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ है, चारों तरफ गुंडाबाजी और दंगा चल रहा है। परिवर्तन चाहता है। सेंट्रल की स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिल के काम करना चाहिए, नया सरकार चाहिए। देखिए मुद्दा है, हम लोग गाड़ी वाला है, ऑटो वाला है, तो हम लोग को गैस का बहुत समस्या होता है। इसलिए सवाल ये है कि स्कूटी पर तो सवार है ममता, लेकिन क्या फिर कुर्सी पर बैठाएगी जनता? यही जानने के लिए मनोज्ञा लोईवाल शुरू कर रही हैं दुर्गापुर में आज की बहस। नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल और आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। दरअसल बंगाल की मुख्यमंत्री खुद ही ई रिक्शा पर, ई स्कूटर पर चल रही हैं, तो हमने सोचा हम खुद भी ई रिक्शा पे चलें, थोड़ा सा पर्यावरण का ध्यान भी रखें। पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है उससे जो जनता परेशान है उस पर सवाल भी कर लें। लेकिन उन सब के बीच में कि आखिरकार क्या होगा दुर्गापुर का। दुर्गापुर की एक खासियत है, जितनी यहाँ पर जनता में आवाज है उतना ही यहाँ पर सपना भी है। दरअसल दुर्गापुर एक ऐसा शहर है जो अपने आप में बिधान चंद्र रॉय, जो पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका सपना था। सपना सब देखते हैं, जितने लोग हैं वो सब देखते हैं, लेकिन क्या ये सपने साकार होते हैं या फिर नेताओं के लिए या नेताओं के सामने वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं? आज इन्हीं नेताओं से हम लोग करेंगे सवाल और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार बंगाल का क्या है हाल। स्वागत करते हैं बप्पा चैटर्जी का बीजेपी से, मनोज यादव का तृणमूल कांग्रेस से, देवेश चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस से, देवेश चक्रवर्ती माफ कीजिएगा कांग्रेस से, राकेश शर्मा सीपीआईएम से। सीधे सवाल कर लेते हैं। सांसद आपके हैं, नदारद रहते हैं, कोविड हो या बाकी सब हो, सवाल जवाब इतने सारे होते हैं। 6 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, किया क्या बंगाल के लिए? जी, बंगाल के लिए हम लोगों ने जो किया और जो करना चाहा, वो बंगाल में जो खून, संतरास और धर्षण की राजनीति चल रही है, जो लूट खसोट की राजनीति चल रही है, जिस वजह से बंगाल का डेवलपमेंट रुका हुआ है। और आपने पूछा जिस सांसद नदारत रहते हैं, मैं बोलता हूं इस कोविड के दौरान हमारे सांसद आलूवालिया जी ने 50 लाख रुपया गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया था, सब डिविजनल हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया था। यहाँ जितने भी लोग फंसे हुए थे दूर दराज शहरों में, उनको लाने के लिए बहुत तरीके से व्यवस्था एवं उनके लिए घर तक जो चावल माननीय प्रधानमंत्री भेज रहे थे। और ये चावल चोर सरकार, तृणमूल की सरकार जो चावल चोरी करने में व्यस्त है, वो चावल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आलूवालिया जी तथा बाबुल सुप्रियो के कार्यकर्ता डोर टू डोर पहुंच के लोगों तक मुहैया करा। क्या ये बात सच है? साथ में है इनके इस बात पर आप? बिल्कुल गलत है। चावल केंद्र सरकार नहीं देती है, चावल पश्चिम बंगाल सरकार देती है। और भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जो कोविड से लेकर अभी तक चावल फ्री में दे रहा है। और हमारी सरकार बनेगी तो हमेशा के लिए हम चावल फ्री में देंगे। हमेशा के लिए देंगे? अभी तक तो आप जून तक दे रहे थे। ये बता दीजिए कि बिधान चंद्र रॉय का सपना था, कांग्रेस का सपना रहा है, क्या सपने का बंगाल ऐसा है या फिर सिर्फ नाम में सोनार बांग्ला है?
देखिए 45 साल पहले हम लोग इस बंगाल में क्षमता में थे, जब हमारा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर बिधान चंद्र राय पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख ये पूरा दुर्गापुर का निर्माण किया था। जितना भी यहाँ पर कल कारखाना है तभी सब तैयार हुआ था। उसका बाद अभी सीपीएम का शेष टाइम में वो लोग भी कुछ कोशिश किया था। अच्छा, सीपीएम साथ में है तो उन्होंने कुछ कोशिश किया था। 34 साल थे यहाँ पर, आप बता दीजिए क्या नई यहाँ पर फैक्ट्रीज लगवा दी आपने? 34 साल में वामपंथियों ने जो किया, 10 साल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और 2014 से मोदी जी की सरकार, उन्होंने पतन का काम किया। दुर्गापुर में मैंने आपसे पूछा 34 साल में आपने क्या किया, ये बताइए। जिसने पतन किया वो छोड़िए। 34 साल में हम वामपंथियों ने ही भूमि सुधार का काम किया था। हमने ही जमींदारों से जमीन छीनकर, अरे मैं उद्योग की बात कर रही हूँ सर। उद्योगों के बारे में ही बता रहा हूँ। दुर्गापुर में आज तो वामपंथी सरकार आने के बाद ही दुर्गापुर जैसे शहर में प्राय 42 नए छोटे बड़े मझारी लोहा इस्पात का कारखानों का निर्माण वामपंथी। सर 2 पीएसयू थे आजादी से लेकर अभी तक, 2 ही हैं बड़े यहाँ पर, उसके आगे कौन से बढ़ गए ये बता दीजिए। बात यह है, पीएसयू तो निर्भर करता है केंद्रीय सरकार के नीतियों के ऊपर। केंद्रीय सरकार के ताला लगवाना यूनियन का काम है। ताला लगाना यदि यूनियन का काम है तो सरकार की कृति तो कहाँ रहता है जो कारखाना खोलने में नाकामयाब है? सरकार हर समय नाकामयाब है। कर क्या रहे हैं आप 6 साल से दिल्ली में? देखिए 6 साल से दिल्ली में हम लोग क्या कर रहे हैं ये पूरे भारत की जनता देख रही है, और इसीलिए दूसरी बार मोदी जी को चुन के लाए हैं, पूर्ण बहुमत से चुन के लाए हैं। और सुनिए, लाल झंडा लगा लगा के बंगाल की जितने शिल्प थे सारे को बंद किए, और तृणमूल उसी काम को आगे बढ़ा रही है, बंगाल को पूर्ण बांग्लादेश बनाने का। 10 साल हो गए, ये बांग्लादेश का सवाल खत्म ही नहीं होता। ऐसा है क्या तुष्टीकरण की राजनीति में? बिल्कुल नहीं है। बंगाल में मुख्यमंत्री समदर्शी हैं, सबको बराबर देखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बंगाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, इनसे पूछ लीजिए। वो 5 उद्योग, वो 5 फैक्ट्री का कारखाना बाबुल सुप्रियो ने बंद करवाया है। जितने शिल्प है बीजेपी के शासनकाल में बंद हुए हैं। ये शासनकाल तो बंगाल में आया ही नहीं है बीजेपी का। नियंत्रित करती है पीएसयू को, केंद्र सरकार के अंतर्गत है पीएसयू। पीएसयू कौन सा बंद हुआ है? पीएसयू कौन नहीं, अरे सर पीएसयू कौन सा बंद हुआ? पीएसयू बता दीजिए कौन सा बंद? आप अपने आरोप को पहले स्थापित करें। आप कह रहे हैं कि पीएसयू बंद होगा, मुझे 3 नाम बताइए कौन से पीएसयू बंद हुए हैं? हिंदुस्तान केबल्स। कब बंद हुआ है? बाबुल सुप्रियो के कारण। अरे किस साल में बंद? 2016। और बताऊं, यहाँ एलॉय कारखाना बंद हो रहा है, बीएसपी का निजीकरण हो रहा है। जनता से पूछ लेते हैं, जनता कुछ और ही बता रही है। क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, मैं टीएमसी के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ का प्रधानमंत्री को होंदोल कूद बोल रहे हैं, तो ये एक मुख्यमंत्री का भाषा होना चाहिए। और कांग्रेस और सीपीएम से पूछना चाहता हूं, कुछ ही दिन पहले जब पहले कांग्रेस सीपीएम का सरकार हुआ था, कांग्रेस का कार्यकर्ता को काट के उसके मां को खून। मनोज जी के सवाल का जवाब दे, जनता जवाब। एक मिनट, हम पूछना चाहते हैं तृणमूल का जो प्रतिनिधि है मनोज यादव। हाँ, मनोज यादव जी से, आप एक फैक्ट्री का नाम बताइए 10 साल में आपने किया जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं। आप बताइए। हम तृणमूल का शिक्षक नेता मनोज यादव का पूछना चाहता हूं, आप बताइए आपका स्कूल में कितना पोस्ट खाली है? सारा पश्चिम बांग्ला में स्कूल में कितना पोस्ट खाली है? आप बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। टेट से लेकर एक से एक शिक्षा की जगत में कितना काम किया है? आइए, मेरे स्कूल में कुल 40 पोस्ट हैं। स्कूल आपका नहीं सर, राज्य सरकार का। मैं बता रहा हूँ, सारे पोस्ट भर दिए गए हैं और मेरे स्कूल। तो जनता झूठ बोल रही है, तो आप जनता झूठ बोल रही, जनता झूठ नहीं पढ़ा। हाई स्कूल में 36 टीचर हैं। जनता झूठ बोल रही है, कह रहे बाबुल सुप्रियो यहाँ पर फैक्ट्रियां बंद करवा। देखिए, फैक्ट्रियां खुलवाने देंगे ये तब ना, पहले कट मनी का हिसाब तो दे। पीसी और भाईपो मिलके तो बंगाल को कट मनी के भरोसे लूट खसोट करके बेच दिया है। क्या ये कट मनी होता क्या है? कट मनी बिल्कुल नहीं है। जहां है, ममता बनर्जी का कलेजा इतना बड़ा है कि कुछ एक क्षेत्रों में जहां गड़बड़ थी उन्होंने स्वीकार किया है और उसे सुधार दिया है। कट मनी है, इसका मतलब कट मनी है। मैंने आपसे पूछा कट मनी है क्या? 4 में 147वें नंबर पर पहुंचा दिया है। ये पूरा बंगाल
किस नंबर पे है ये भी बता दीजिए। बंगाल भी किस नंबर पे है ये भी बता दीजिए। आपका क्या सवाल है? हमको सवाल है, टीएमसी को बोलने पड़ेगा बंगाल में लास्ट 9 साल में क्या काम किया है। कुछ नहीं काम किया है। मैं आदमी को मिसगाइड किया है। उनको बोलना चाहिए हर चीज में क्या काम किया, एजुकेशन में, इंडस्ट्री में। सवाल पूछिए सीधा। स्वास्थ्य साथी लाया है तृणमूल सरकार, तो स्वास्थ्य साथी में जो पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जा रहा है वो पैसा क्यों सरकारी अस्पतालों में देके उसे उन्नत और उसे डेवलप नहीं किया जा रहा है? पैसा प्राइवेट जगह में तो खुद तृणमूल सरकार। और बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरह वो छात्र की बात करते हैं, छात्रों पर सबसे ज्यादा आक्रमण बीजेपी शासित प्रदेशों में होता है। आप बताइए, लाठी आप चलाए छात्रों पर तो ठीक है, दीदी चलाए तो गलत। देखिए, मैं उनको उत्तर ये देना चाहता हूं कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नर से पूछिए कि रात रात भर मुझे पुलिस की जीप में बैठा के इस थाने से उस थाने में घुरा रहे थे। ये कैसी सरकार है? क्यों घुमा रहे थे? आप बता दीजिए। पुलिस के लिए आरोप लगते हैं कि पुलिस पार्शियल है बंगाल में। बिल्कुल गलत है। बंगाल में नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स का अरे सर, नेशनल क्राइम का बंगाल में अपराध सबसे कम है। भाजपा शासित राज्य अपराधग्रस्त है, यह इनका बीजेपी सरकार का आंकड़ा कहता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड। अच्छा, एक बात, आप शायद होमवर्क करके नहीं आए हमारे नेताजी। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को कोई डेटा भेजा ही नहीं है, तो क्राइम होगा कैसे आंकड़ों में? डेटा कलेक्शन नहीं है तो आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि बंगाल में अपराध ज्यादा है? अब डेटा कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। महिलाओं से पूछ लेते हैं क्या सवाल है उनका। डेटा कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। स्कूल टीचर हूँ और 10 साल से नौकरी कर रही हूँ। मेरे बाद में जो आए हैं कटमनी देके घर के बाजू में ट्रांसफर ले चुके हैं। मेरा क्या है? मेरा कुछ नहीं है। पैसा नहीं दे सकते तो क्या ट्रांसफर नहीं दोगे? मेरा खुद का एफआईआर नहीं लिया पुलिस में, क्या करोगे आप लोग? कुछ नहीं किया आपके, क्योंकि चोर आपके पार्टी से थे इसलिए एफआईआर नहीं लिख पाए। मैंने खुद देखा है पुलिस थाने में मैं और मेरे बूढ़े बाप 2 दिन तक घूमते रहे, आपने एफआईआर तक नहीं लिख पाया, क्योंकि चोर टीएमसी का था। चोर टीएमसी को लीडर को चाय देता था इसलिए उसका एफआईआर। आप कह रहे बड़ा दिल है इसलिए कोई सवाल करें। क्या सवाल है आपका? मैं सवाल करता हूँ बीजेपी का जो प्रवक्ता है, आप लोग जो बीजेपी स्टेट में है, मैं देखा हूँ लास्ट त्रिपुरा में कोई स्टेट में पेंशन स्कीम टीचर लोगों के लिए चालू नहीं है। और एक सवाल है, त्रिपुरा में लास्ट 16,000। बंगाल का सवाल करिए ना, ये आने वाला अगर आएगा तो ये होगा कि हालत ये। अरे भविष्य आएंगे तब आएंगे, देखा जाएगा। जनता वोट करेगी, आएंगे तब, ऐसे पहले आ जाएंगे। ये बीजेपी का जो प्रवक्ता है उससे सवाल मेरा ये है, जो आप लोग जो 6 साल से कोई भी कारखाना नहीं बनाया, सब बंद कर दिया, बीपीसीएल को बेच दिया। आप पूरा पेट्रोल का पैसा 100 रुपया पहुंच गया। दुर्गापुर से मोईरख का किराया जो 28 रुपये था 96 रुपीज हो गया। आप लोग किस मुंह से वोट मांगने आए हैं? किस मुंह से वोट मांगने? किस मुंह से कह रहे हैं? आपको बता दें, इसी ई रिक्शा के सहारे आज हम यहाँ पर आए हैं। इस सेट पर लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। इसलिए पूछ ही लेते एक बार आखिरी 2 सवाल क्या है? सेक्युलरिज्म के ठेकेदार और जो कल्चर बचाने के ठेकेदार कम्युनिस्ट अब पीर अब्बास सिद्दीकी के साथ जोट में है। क्या अब वो टुम्पा सोना के गानों में झूमता हुआ और ब्रिगेड चलेंगे? क्या सवाल है? आप बताएं, आपके क्या सवाल? ये जो सवाल था कि बीजेपी की सरकार में कोई फैक्ट्री बंद हुआ कि नहीं हुआ, तो हम डीटीपीएस में रहते हैं। 31 दिसंबर से डीटीपीएस बंद है, उसको खोलने के लिए क्या प्रोग्राम है? क्या प्रोग्राम है आप भी बता दीजिए। बीजेपी से ही पूछ लेते हैं और फिर टीएमसी से भी पूछेंगे कि क्या हुआ है जो फैक्ट्रीज। आपने कटमनी का महिला जी का दबाव जहां शिक्षिका, मेरी शिक्षिका बहना, अटल जी ने पेंशन छीना और मोदी जी ने नौकरी छीना। बीजेपी आएगी तो हर एक 3 साल में कंपल्सरी ट्रांसफर होगा। हम लोगों ने तो पहले। आपने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। वो कह रही हैं कि कटमनी देके नौकरी लगी है, ये बता दीजिए। गलत है, उनके पास प्रमाण है, उनके पास प्रमाण है, एकदम गलत बेबुनियाद बात है। काल में किसके पास कटमनी का प्रमाण है? कटमनी के हिसाब में मैं इसी दुर्गापुर स्टील प्लांट का एक हिसाब देना चाहता हूं। सीएलसी के तरफ से जो सेंट्रल लेबर कमीशन है उसके तहत 783 रुपया मजदूरी होता है, लेकिन यहाँ पर डे 783 रुपया मजदूरी होता है। लेकिन यहाँ तृणमूल के गुंडे जो लोग कौन कौन है वो नाम भी मैं बता सकता हूँ। जो लोग यहाँ के जवाब दीजिए,
जो लेबर लोग हैं उनको 400 रुपया ही सिर्फ देते हैं और 313। अभी आप बता दीजिए ना, आप केंद्र सरकार में एक्शन ले लीजिए, आप केंद्र सरकार में है, एक्शन ले लीजिए। मैम, ये जो कटमनी की जो बात चल रही है, देखिए शारदा हुआ नारदा हुआ, शारदा हुआ नारदा हुआ, ये मोदी जी भी जानते हैं। अब्बास सिद्दीकी का सवाल था आपके लिए, उसका भी बता दीजिए। अब्बास सिद्दीकी के साथ समझौता करना क्या कोई गैर कानूनी काम है क्या? मेरा प्रश्न सिर्फ इस बात का है, मैं इस बात को पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से कि दुर्गापुर में या पश्चिम बंगाल में दीदी के 10 साल में एक आलपिन तैयार करने का कारखाना हुआ, नाम बता दे। एक नंबर बात। दूसरी बात, 2002 साल में एमएमसी बंद हुआ, उस समय अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। एलो स्टील कारखाना बेचने का प्रोग्राम चल रहा है नरेंद्र मोदी जी के समय। दुर्गापुर इस्पात कारखाना को बंद करने के कगार पर मॉडर्नाइजेशन रोका गया है नरेंद्र मोदी जी के सरकार पर। कटमनी बात कर माहौल को घुमाया जा रहा है। कटमनी तो हुआ। 34 साल आप थे, 70 साल कांग्रेस थी। जरा आप भी बता दीजिए 70 साल में बंगाल में विधान चंद्र रॉय के बाद क्या बनाया है? देखिए, उसका बाद हम लोग जो बोला कांग्रेस के बाद नहीं, 70 साल आप केंद्र में रहे तब क्या किया ये बता दीजिए ना। दुर्गापुर स्टील प्लांट, एलो स्टील प्लांट, एमएमसी, एबीएल, एमएमसी, जरा जनता से पूछ ले एमएमसी चालू है क्या? सब कारखाना कांग्रेस किया, कांग्रेस का बाद बंद हुआ। जितना भी दुर्गापुर में जितना भी कारखाना हुआ वो कांग्रेस का। ममता जी कैबिनेट मंत्री थी, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे उस समय। 2002 साल में एमएमसी कारखाना बंद हुआ, भाजपा और टीएमसी को। दुर्गापुर में जो भी कारखाना हुआ, जो भी इंडस्ट्री हुआ, वो कांग्रेस का टाइम में हुआ। और ये 5-10 साल में जो टीएमसी और बीजेपी सरकार है। अब आप ही बता दीजिए, जनता से सवाल कर लेते हैं एक बार। क्या सवाल है? देखिए, दुर्गापुर में 2017 में जो निर्वाचन हुआ, टीएमसी क्या निर्वाचन करे, आदमी को वोट देने नहीं दिया, गणतंत्र को तो यहाँ हत्या किया गया। इसका सवाल पहले जवाब दे। 17 में हम खुद उसका भी पहले जवाब दे दे। क्या सवाल है आपका? पीएम केयर्स फंड का हिसाब कौन देगा? पीएम केयर्स फंड का पूछिए। एक के बाद एक यहाँ पर सवाल। आपका क्या सवाल है? सवाल काटमनी का जो बात कर रहा है बीजेपी, वो तो ऐसा वॉशिंग मशीन है, जितना लोगों का वीडियोग्राफी बाहर लीक हुआ था सब तो अभी बीजेपी में है। कैसी बात कर रहा है? कौन सा कर रहा है? दूसरी बात मैडम, वो जो बीजेपी का प्रवक्ता बोला है कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को होदल कूद बोला है, तो जो देश का प्रधानमंत्री भारत के किसानों को खालिस्तानी बोल सकता है, वो होदल कूद क्या? आप इस बात का जवाब लेंगे, इन सब सवालों का जवाब लेंगे लौटे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज पर। आपको रखे आगे। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज पर, सीधे दुर्गापुर से। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल पहुंचे। हलचल सारे दिन रही, एक और मुख्यमंत्री तो दूसरी ओर जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने आज अपना बड़ा कैंपेन भी शुरू किया और कहा कि हमारा लक्ष्य है लखो सोनार बांग्ला। लेकिन इस कैंपेन के लॉन्च के साथ जरा ये सोचिए, नारे लगे जय श्री राम के। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग जोश में हैं, लोहे के गेट पर चढ़े हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस भीड़ में इस तरह जोश भर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे बंगाल में बीजेपी का बोलबाला गूंज रहा है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए कोलकाता में जैसे फूलों की बरसात हो गई और जन सैलाब भी जोश में दिखा। अब मंच से ये तस्वीरें देखिए। जेपी नड्डा ने बटन दबाया और लॉन्च हो गया बीजेपी का लखो सोना बांग्ला कैंपेन। একটাই লক্ষ্য সোনার বাংলা গড়বো একসাথে কেউ নেই একলা 30,000 বাক্স সব বিধানসভা জুড়ে এলইডির যান থাকবে মোড়ে মোড়ে। दरअसल इस कैंपेन के जरिए बीजेपी बंगाल की जनता की राय से अपना ऐसा घोषणा पत्र बनाना चाहती है जिससे सोनार बांग्ला का निर्माण हो। इसके लिए विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी सुझाव बक्स रखवाएगी और साथ ही बीजेपी की गाड़ियां भी बंगाल में घूमेंगी, जिन्हें आज जेपी नड्डा ने रवाना भी किया। साथ लेकर चलना चाहती है
बीजेपी कनेक्ट करना चाहती है और ये सबसे बड़ा ये माध्यम है, क्योंकि इस तरह के टैबलो जो है मैं आपको दिखाऊंगा, छोटा छोटा टैबलो, ये 294 जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें अलग अलग जगहों पर ये रखा जाएगा और लोग आकर यहाँ ड्रॉप बॉक्स में अपने अपनी जो ओपिनियन है वो डाल सकते हैं। इसके बाद जनसभा कर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर चुन चुन कर हमले बोले। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपीस फॉर द पीपल ऑफ द टी गार्डन्स के लिए दिया है। उनको चाय के बागानों में काम करते हुए अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। 1000 करोड़ हैव बीन गिवन इस बजट में, 1000 करोड़ रुपए। सुझाव चाहिए कि वो धरती पर कैसे लगे और कैसे वो कट मनी से बचे, इसकी भी हमको सुझाव चाहिए। ये भी हमको चिंता करने की जरूरत है। कैसे टोलाबाजी से बचे, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए। इसके बारे में भी हमको बचाव करना चाहिए। बंगाल में बीजेपी का क्रेज जैसे बढ़ रहा है, उसी का सबूत आज मंच पर भी दिखा। आज बंगाल की अभिनेत्री पायल सरकार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैंपेन लॉन्च करने के बाद जेपी नड्डा उत्तर 24 परगना के नोहाटी में बंगाल की शान बंकिम चंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बंगाल के बड़े विद्वान बंकिम चंद्र राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार थे। बंगाल के महापुरुषों के अलावा आम लोगों के साथ मिलकर भी भोज का कार्यक्रम जेपी नड्डा का आज का रहा। साफ है कि बंगाल में बीजेपी इस बार हर मोर्चे पर आगे बढ़ रही है ताकि बंगाल में ममता बनर्जी को जीत की हैट्रिक लगाने से रोक सके। जब कैंपेन लॉन्च होता है तो नारे गुंजायमान कुछ और ही होते हैं। पूछते तृणमूल कांग्रेस से, क्या कहेंगे आप? देखिए, बांग्लादेश हो चाहे पश्चिम बंगाल हो, यहाँ भाषा बांग्ला और संस्कृति ही सर्वोच्च है। उसी के कारण आज नड्डा जी ने भी अपना सोनार बांग्ला का नारा दिया है, जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। मैं भी हिंदी भाषी बंगाली हूँ, यहाँ कोई धर्मीय भेदभाव नहीं है, हम लोग सब बंगाली हैं और इस राज्य में बांग्ला भाषा संस्कृति ही सर्वोच्च है, ये इन्होंने भी मान लिया। तो जनता ही पूछ रही थी कि तुष्टीकरण की राजनीति में दुर्गा पूजा के विसर्जन के लिए हाईकोर्ट क्यों जाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। बिहार में दुर्गा पूजा नहीं करने दिया नीतीश कुमार ने, भाजपा ने। अब बिहार और बंगाल में दुर्गा पूजा में अंतर नहीं है। बंगाल के लिए आप ही बता दें। देखिए, मजा का बात यह है कि यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी चल रही है। मुझे अच्छा लगा कि यहाँ जो मेरे टीएमसी के प्रवक्ता मास्टर जी है, श्रद्धेय मास्टर जी, उन्होंने भी कहा जय श्री राम से आपत्ति नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी को जय श्री राम से आपत्ति क्यों है? अब आपको ये बता दें कि आज सियासी हलचल में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हुई। अभिषेक बनर्जी, डायमंड हार्बर के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे, आज ठाकुर नगर गए। पिछले दिनों में जितनी भी सीबीआई की कार्रवाई हुई है, उसके बाद ये पहला मौका था जब वो किसी मंच पर नजर आए और पूरी तरह से हुंकार भर के सीधा बीजेपी पर हमला बोला। देखिए ये खास रिपोर्ट। সোনার বাংলা কোথাকার বাবা? তুমি করলে চমৎকার আর আমি করলে বলৎকার। তুমি করলে রামলীলা, তুমি করলে রামলীলা আর আমি করলে ক্যারেক্টার ঢিলা, তাই নাকি? कोयला तस्करी घोटाले में अपने परिवार पर सीबीआई के शिकंजे के बाद आज पहली बार रैली के मंच पर दिखे अभिषेक बनर्जी। ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कह दिया, मैं सीबीआई से डरने वाला नहीं। সোনার বাংলা কোথাকার স্লোগান? বাংলাদেশের স্লোগান। আর বলছে সোনার বাংলা। আমি প্রশ্ন করতে চাই অমিত শাহকে, তুমি সোনার গুজরাট তৈরি করতে পারোনি কেন? তুমি বাবা উত্তর প্রদেশে সোনার উত্তর প্রদেশ তৈরি করতে পারোনি কেন? সোনার ত্রিপুরা হয়নি কেন? সোনার উত্তর প্রদেশ হয়নি কেন? সোনার গুজরাট হয়নি কেন? সোনার আসাম হয়নি কেন? সোনার হরিয়ানা হয়নি কেন? সোনার মধ্যপ্রদেশ হয়নি কেন? সোনার রাজস্থান হয়নি কেন? সোনার ভারত হয়নি কেন? এখন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বলছে সোনার বাংলা গড়ব। अभिषेक बनर्जी का ये गुस्सा क्यों निकल रहा है, इसकी वजह है ये तस्वीरें। जब परसों सीबीआई की टीम कोलकाता में उनके घर पहुंची और कोयला तस्करी घोटाले में अभिषेक की पत्नी रुजिरा से 1.25 घंटे सवाल जवाब किए, तब ममता भी अभिषेक बनर्जी के घर सहारा देने पहुंची थी। अपने परिवार पर सीबीआई के शिकंज से गुस्सा साफ दिख रहा है अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर, और इसी वजह से ठाकुर नगर की रैली से उन्होंने बीजेपी पर सीधा हमला बोला है।
सीबीआई के इसी एक्शन से अभिषेक गुस्से में दिखे और मंच से ऐसे ताबड़तोड़ बयान दे डाले। এমনিতে সরকারি ঘোরকারি তো এদের আছে, এই যে সিবিআই কে লেলিয়ে দিয়েছে, ভাবছে কি সিবিআই কে লেলিয়ে দিয়ে অভিষেক ব্যানার্জিকে চলতে দেবে। আমি 3 মাস আগে যা বলেছি আজকে তাই বলছি, আপনি সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, এসএফআইও যা পারবেন লাগিয়ে দিন। আপনার জেদের দ্বিগুণ জেদ আমার। আপনার জেদ কি বহিরাগতদের দিয়ে বাংলা দখল করবে, আর আমার জেদ কি বহিরাগতদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করবে। ममता बनर्जी की पार्टी में अभिषेक बनर्जी सिर्फ उनके सांसद भतीजे नहीं हैं, बल्कि नंबर 2 हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी की वजह से टीएमसी के शुभेंदु जैसे बड़े बड़े नेता बागी होकर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कोयला तस्करी घोटाले में अभिषेक बनर्जी के परिवार पर जो शिकंजा कसा है, उससे भी ममता की पार्टी को नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन क्या इससे ममता के वोट बैंक पर असर पड़ेगा, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। फरवरी का महीना है, लेकिन गर्मी मानो जून की है। बंगाल के चुनावी दंगल और इस तरह जो लड़ाई चल रही है उसमें रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज पर आपको रखे आगे। बंगाल की राजनीति में कोविड भी है और कोयला भी है, कोकीन भी है और न जाने क्या क्या चीजें हैं। लेकिन कोविड काल में जिन कोविड वॉरियर्स ने काम किया उनमें से एक है सुमित्रा सरकार। क्या किया था और कहां थे नेता उस समय? दुर्गापुर की जो कोविड का जो सिचुएशन में मैं जब स्लैम एरिया में काम की थी, मैं सोशल वर्कर हूँ, काम सबके घर खाना बांटा था। आपको दिखा दें इस जगह से जहां पर इन्होंने सबके इसी टोटो में न जाने कितने लोगों को खाना बांटा है और अभी भी बांट रही हैं। क्या क्या किया है आपने? मैं स्लैम एरिया में खाना बांटी हूँ। 8 महीने तक मैं दुर्गापुर में हर स्ट्रीट में जो भूखे एनिमल्स उनको खाना खिलाया और सबको खाना खिलाया। जिसको भी, मैं कोई पार्टी पॉलिटिकल कलर नहीं देखी, क्योंकि भूख कोई कलर देख के नहीं आते हैं। और आपस में जो दोनों भाइयों के साथ लड़ाई चल रही है, भूख का लड़ाई है। कोई भी नेता आएगा चला जाएगा, अपना फायदा देखेगा। लेकिन जो मेरा भाई है, दुर्गापुर का सारे भाई, ये चाहता है नौकरी। हम कोई भी पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि दुर्गापुर का जो कारखाना है जो है उनको खोलिए, उनको आगे बढ़ाइए। मेरा सब भाइयों को नौकरी दीजिए। एक के बाद एक का ठेला लग रहा है रास्तों का पास, डीएसपी तोड़ रहा है। नौकरी चाहिए, भूख मिटाइए और आपस में लड़ाई बंद कीजिए। बड़ी बात कह दी, लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि बंगाल में दुर्गा पूजा, दुर्गा यानी कि महिला शक्ति को कितना अहमियत दी गई है, ये सभी जानते हैं। शायद नेताओं के बीच में असली मुद्दे रह जाते हैं, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके पसंदीदा, इस शो पर हम हर वो सवाल उठाएंगे जो आप पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जो सत्ता में हैं कहीं भी। कैमरा पर्सन सुजीत सामल और सूरज पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, भारत को इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए 49 रन का लक्ष्य मिला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टेस्ट मैच चल रहा है। इंग्लैंड की दूसरी पारी 81 रन पर सिमट गई है। पहली पारी में इंग्लैंड ने 112 रन बनाए थे। ये मैच डे नाइट मैच है। मोदी स्टेडियम में यह मैच चल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए अब भारत को चाहिए 49 रन। अहमदाबाद टेस्ट में भारत को जीत के लिए महज 49 रनों का लक्ष्य। इंग्लैंड की दूसरी पारी 81 रन पर सिमट गई। पहली पारी में इंग्लैंड ने 112 रन बनाए थे।